Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4 by Galaxy Publication, and here is a book, Science for Everyone. So children, let's start unit 5 today, which is moving things, and in this unit we are going to start with chapter number 11. The name is Force, Work and Energy, and here we will start this chapter with let's begin exercise. So here let's identify the type of force, pull or push being used in doing the following tasks. So यहाँ पे बहुत सारे काम दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज किया जा रहा है. यहाँ पे जो है पुल किया जा रहा है या फिर पुश किया जा रहा है. सो चिल्ड्रेन, पुल मीन्स किसी चीज को अपनी तरफ खींचना एंड पुश मीन्स किसी चीज को ढकेलना. सो हियर इन दिस फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दिस मैन इज पुशिंग. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पुश. नेक्स्ट you can see this tonga, the horse is pulling, so we will write here pull. Next, here this boy is pushing, so we will write here push, and here this boy is catching something, so it is pulling towards him. So we have to write like this. Now let's start the chapter. So consider a vendor selling vegetables taking his cart from one street to the other. So यहाँ पे हमें क्या देखना है? हमें देखना है किसी एक वेंडर की बात बताई जा रही है कि एक वेंडर है. मान लेते हैं कि एक वेंडर है और वो क्या कर रहा है? वेजिटेबल सेल कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है? वो अपने कार्ट को जो है स्ट्रीट के दूसरे कोने तक पहुँचा रहा है. What do you think may be the reason for the movement of the cart? आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या रीज़न है इस कार्ट के मूवमेंट का. How is the vendor able to move it? ये जो वेंडर है इस कार्ट को कैसे मूव कर पा रहा है? So the vendor is pushing the cart forward due to which the cart is मूविंग. सो वेंडर क्या कर रहा है? यहाँ पे पुश कर रहा है कार्ट को, धक्का दे रहा है कार्ट को आगे की तरफ, जिसकी वजह से ये जो कार्ट है ये मूव कर रहा है. कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ पुल. अब पुल का एक एग्जाम्पल देखते हैं. अ वुमन पुलिंग आउट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग द व्हील ऑन द एक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर जिसमें एक वुमन क्या कर रही है? यहाँ कुएं में से पानी निकाल रही है. तो वो क्या कर रही है? वो पुल कर रही है, बट बकेट को बाहर की तरफ पुल कर रही है. बकेट में पानी भर चुका है, अब उसे बाहर की तरफ खींच रही है. और यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे उसने व्हील और एक्सल को यूज़ किया है इस पानी को बाहर निकालने के लिए, इस बकेट को बाहर निकालने के लिए. दस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. सो ये जो पुश है, ये जो पुल है, इसी से तो फोर्स क्रिएट होता है, इसी को ही तो फोर्स कहते हैं. सो फोर्स अप्लाइड कॉजेज अ स्टेशनरी बॉडी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स क्या करता है? जो भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी स्टेशनरी मीन्स रुकी हुई चीज़ पे, तो क्या होता है? उसके वजह से वो जो चीज़ है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है. तो फोर्स किसी चीज़ के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स शुड बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. तो अगर हमें जो है किसी चीज़ को, किसी चलती हुई चीज़ को रोकना है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो चीज़ जो है रुक जाए. So children, we have to apply force in the opposite direction of that thing. Force can also be used to change the direction of the moving body. और force को तब भी लगाया जा सकता है जब जो है डायरेक्शन को चेंज किया जाए किसी भी मूविंग चीज़ के. Next, we apply force on the pedals of a bicycle to move it. जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ जो साइकिल के जो पैडल होते हैं उस पर हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से मूव कर पाती है.
We use force on the brakes to stop it. हम क्या करते हैं, जो ब्रेक्स है उस पर जो है फोर्स लगाते हैं ताकि वो रुक जाए. Force helps to increase or decrease the speed of a moving object. फोर्स क्या करता है, हेल्प करता है इंक्रीज और डिक्रीज करने में जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को. फोर्स कैन पुश, पुल, ट्विस्ट, टर्न, स्क्वीज, लिफ्ट, बेंड और ब्रेक. सो फोर्स ये सारे काम कर सकता है जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए. किसी चीज़ को पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, किसी चीज़ को ट्विस्ट कर सकता है, किसी चीज़ को टर्न कर सकता है, किसी चीज़ को स्क्वीज कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, बेंड कर सकता है और ऊपर से वो ब्रेक भी कर सकता है. द ब्लोइंग विंड कॉजेज द लीव्स ऑफ ट्रीज टू रसल. अभी जो चलती है हुई हवा है वो क्या करती है, जो भी लीव्स होते हैं ट्री के उसे जो है आराम से मूव करती है और उसे हम रसल कहते हैं. We squeeze a lemon to take out its juice. हम क्या करते हैं, लेमन को स्क्वीज करते हैं ताकि उसका जूस बाहर निकल जाए. We turn the motorcycle to change the direction. हम मोटरसाइकिल को टर्न करते हैं ताकि उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सके. The carpenter uses force with the axe to cut the wood. और कारपेंटर क्या करता है, अपने एक्स से जो है पूरा फोर्स लगाता है ताकि वो वुड को कट कर सके. एंड सो ऑन. इसके तरीके से और भी बहुत सारे काम होते हैं फोर्स की मदद से. वी कैन यूज फोर्स इवन फॉर चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम क्या कर सकते हैं, हम जो है फोर्स को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ का शेप या फिर साइज चेंज करने के लिए. फोर्स इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स. फोर्स जो है बहुत अलग अलग तरीकों के होते हैं और इसके बहुत अलग अलग इफेक्ट्स भी होते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्स. तो फोर्स अलग अलग तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्शन गिविंग राइज टू द फोर्स. सो जैसा भी हम एक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फोर्स जो है पैदा होता है. इट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. अब फोर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो पहले तरीके का हम फोर्स पढ़ेंगे दैट इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स जिसमें मसल्स का हम यूज कर रहे हैं. सो द फोर्स अप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ मसल्स रिक्वायर्ड टू डू अ मैनुअल वर्क इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. वो फोर्स जो हम मसल्स के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैनुअल वर्क को करने के लिए उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुलिंग अ रिक्शा, लिफ्टिंग वेट्स, डिगिंग एक्सेट्रा. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मस्कुलर फोर्स के. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे आप देख सकते हो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम क्या करें, मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहे हैं. एंड सिमिलरली यहाँ पे रिक्शा पुलर क्या कर रहा है, अपने मस्कुलर फोर्स को यूज कर रहा है रिक्शा को पुल करने के लिए. नेक्स्ट कम्स मैकेनिकल फोर्स. The force used to do work by using a tool or an equipment is called mechanical force. So ऐसा फोर्स जिसमें हम किसी टूल या फिर किसी इक्विपमेंट को यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए, ऐसे जो है फोर्स को हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ नेल into the wall using a hammer. तो हमें क्या करना है, अपने दीवार में एक नेल लगानी है तो हमने क्या किया, हैमर लिया और उसकी मदद से उस नेल को हम दीवार में लगा रहे हैं. तो हमने क्या किया, इसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, टूल्स यूज़ किए, इक्विपमेंट्स यूज़ किए जिसकी वजह से हम उस कील को दीवार में लगा सकते हैं. कटिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ विथ अ पेयर ऑफ सिजर्स. अगेन यहाँ पे हमें कपड़े को कट करना है तो हमने उसके लिए सिजर को यूज़ किया जो कि एक टूल है. टाइटनिंग एंड लूजिंग अ स्क्रू. स्क्रू को टाइट करना है या लूज करना तो हमें क्या चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो वो भी क्या है, एक टूल है. सो ऐसे टूल्स को हम जहाँ कहीं भी यूज़ करते हैं काम को करने के लिए और इसमें जो फोर्स अप्लाई होता है इस फोर्स को हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. आप देख सकते हो कटिंग ऑफ क्लोथ्स एंड हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ nail that is inserted here. Next comes gravitational force or gravity. So the force of attraction exerted by the earth
on all bodies towards it is called ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये अर्थ जो है इसे एक्सर्ट करती है. सो ऐसा फोर्स जो अर्थ जो है एक्सर्ट करे, अट्रैक्ट करती है चीज़ों को अपनी तरफ, जो भी जो है थिंग्स हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स एंड पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर. सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? हमेशा जो है नीचे की तरफ जो है एक्ट करता है और ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल falling from a tree always falls down and never goes upwards. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एप्पल का. सो ये जो एप्पल है ये हमेशा पेड़ से नीचे गिरेगा तो नीचे धरती पे ही आता है और ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा. तो ये एक एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स का. When we jump up, जब हम ऊपर कूदते हैं तो क्या होता है? We always come back towards the earth. हम हमेशा अर्थ की तरफ वापस आ जाते हैं, but never away from it. कभी भी हम उससे दूर नहीं जाते. ऐसा नहीं कि हमने ऊपर कूदे और वो ऊपर ही चले गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है. हम जब भी ऊपर कूदते हैं हमेशा नीचे की तरफ ही आते हैं. ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है. और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्पल गिर रहा है ट्री से और वो नीचे ही जा रहा है. सिमिलरली ये जो बॉय है इसने बॉल को ऊपर उछाला और बॉल जो है वापस से नीचे आने लगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट. सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स टुगेदर. सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से ही जो पूरा यूनिवर्स है वो एक साथ जो है एक जगह इकट्ठा है. नेक्स्ट कम्स फ्रिक्शनल फोर्स, एन ऑपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. सो ये क्या है? ये एक ऑपोजिंग फोर्स है जो दो सर्फेसेस के बीच में क्रिएट होता है जब वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, और ऐसे फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. इट इज फ्रिक्शन विच causes wear and tear of the soles of our shoes. So ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से हमारे जो जूते हैं उसके जो सोल्स हैं वो घिस जाते हैं. It causes a moving car to stop. और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से एक चलती हुई कार जो है रुक जाती है. To write with a pen, जब हम पेन से लिखते हैं तो इसमें भी ये फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है. इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. If there is no friction, अगर फ्रिक्शन ना हो, moving things would never stop. तो चलती हुई चीज़ें कभी रुकेंगी ही नहीं. कार चल रही है, चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं. पेन चल रहा है, वो चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं. सो अगर फ्रिक्शन ना हो तो चीज़ें कभी भी ना रुकें. On the other hand, if there was too much friction, अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? Things would never move. चीज़ें कभी भी मूव करेंगी ही नहीं. सो फ्रिक्शन को एक बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now let's move on to check point. So children, here A part is read the clues to unscramble the letters and write the answers. So here the first one is a push or pull acting on an object is force. Second one, the force that pulls every object towards the center of the earth is gravity. Third one is the force that resists the motion or movement of an object on a surface is friction. Now children, let's move on to B part, which is choose the correct option. So children, here the first one is it keeps you on the ground. ये आपको जो है ground पे रखता है. It is gravity. Next, it stops a moving object. So it is friction. Third one is it wears out the soles of your shoes. So again, it is friction. So these are the answers children you have to mark. Now here you can see there is an activity given.
टेक एन ऑर्डिनरी पेपर शीट एंड अ हैंडमेड पेपर शीट। तो हमें एक नॉर्मल पेपर शीट लेना है और एक हैंडमेड पेपर शीट लेना है। ट्राई टू पेंट ऑन बोथ, दोनों पे हमें पेंट करने की कोशिश करनी है। वॉट डिफरेंस डिड यू नोटिस व्हेन पेंटिंग ऑन द टू सर्फेसेस, आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया जब आप पेंट कर रहे थे इन दोनों चीज़ों पे। ऑन विच इट इज़ ईजियर टू पेंट, तो कौन से पेपर पे पेंट करना ज़्यादा आसान है, एन ऑर्डिनरी पेपर शीट और अ हैंडमेड शीट। तो ऑर्डिनरी पेपर शीट पे जो है पेंट करना ज़्यादा आसान है या फिर हैंडमेड शीट पे पेंट करना ज़्यादा आसान है, एंड वाई, तो ये आपको बताना है। वी ऑब्जर्व दैट द सर्फेस ऑफ द ऑर्डिनरी पेपर शीट इज स्मूथ। हमने क्या देखा कि अगर हमने नॉर्मल सा एक पेपर लिया है, एक नॉर्मल पेपर शीट लिया है, तो उसका जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, while that of the handmade sheet is rough। लेकिन जो हैंडमेड शीट होता है उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, रफ होता है। It is easier to paint upon an ordinary paper sheet than upon a handmade sheet। तो नॉर्मल पेपर पे, ऑर्डिनरी पेपर पे पेंट करना ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू हैंडमेड शीट, because the frictional force is greater on the surface of the handmade sheet than on the ordinary paper sheet। क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा है किस पे, हैंडमेड शीट पे इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी पेपर शीट। सो ये है डिफरेंस इन दोनों पेपर शीट पे कलर करने का। नेक्स्ट कम्स मैग्नेटिक फोर्स। Now let's move on to magnetic force, the forces of attraction and repulsion between two objects either oppositely charged or lightly charged respectively is called magnetic force। So magnetic force क्या है, ये है एक तरीके का attraction और repulsion। attraction means एक दूसरे के पास आना, repulsion means एक दूसरे से दूर जाना। सो ये दो चीज़ों के या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है जो कि ऑपोजिटली चार्ज हो, ऑपोजिट हो एक दूसरे से, या फिर लाइटली चार्ज हो, एक जैसे चार्ज होना चाहिए ये। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट्स। तो चार्ज क्या है, ये है एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट में होता है। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। ये जो एंड्स होते हैं, ये जो कोने होते हैं मैग्नेट के, इसे पोल्स कहा जाता है। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो मैग्नेट में आपको दो पोल्स मिलेंगे, एक है नॉर्थ तो दूसरा है साउथ। अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एंड अट्रैक्शन of iron towards a magnet are due to magnetic force। So ये जो दोनों opposite poles हैं, इन दोनों के बीच में attraction, magnet की इन दोनों poles में अगर हम देखें तो ये दोनों poles attract करते हैं आपस में, and अगर हमने iron को रख दिया है magnet के सामने तो क्या होगा, वो भी attract हो जाएगा। और ये किस लिए होता है, ये होता है magnetic force की वजह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और मैग्नेट में आप देख सकते हो ये आयरन नेल्स जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कम्स इलास्टिक फोर्स, द फोर्स ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिफॉर्म्ड ऑन स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग और एक्सपैंडिंग। सो वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना शेप चेंज कर दे, उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाए, चाहे हम उस चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हों, चाहे उस चीज़ को कंप्रेस कर रहे हों, चाहे हम उस चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हों, बट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीजिंग इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। लेकिन हम ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चीज़ अपने प्रॉपर उस शेप में वापस आ जाती है, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, तो इस फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एरो ऑन अ स्ट्रेच्ड बो। सो एरो आपने देखा है कि जो ये जो बो है उस पर स्ट्रेच किया जा रहा है।
स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, जब हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है? थ्रोइंग अ स्टोन विथ अ कैटरपुल्ट, जब हम कैटरपुल्ट के मदद से एक स्टोन को थ्रो करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन सब में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी पोजीशन वापस ले लेती हैं, उसी पोजीशन में वापस आ जाती हैं। नाउ ये यू कैन सी थिंकिंग स्किल इज गिवन। व्हेन यू ट्राई स्लाइडिंग अ स्टोन ऑन अ रफ पेवमेंट, जब हम क्या करते हैं, एक खुरदुरे रफ पेवमेंट पे स्टोन को स्लाइड करते हैं और कारपेट या फिर कारपेट पे स्लाइड करते हैं, इट कम्स टू अ स्टॉप ऑलमोस्ट इमीडिएटली, थोड़ी देर बाद ही वो रुक जाता है। What do you think causes it to stop moving? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ है जो इस चीज़ को रोक देती है और इस ये जो स्टोन था इसको जो है जल्दी से रोक देती है? सो चिल्ड्रेन यू हैव टू टेल कि कौन सा ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से ये स्टोन जो है जल्दी से जो है रुक जाता है और आगे तक नहीं जाता है। Now let's move on to the next topic, which is work. Force applied on an object to move it from its place. किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज करना, उसे जो है रेस्ट से हटा देना, इसे ही वर्क कहते हैं। It simply means pushing or pulling something through a distance by the application of फोर्स। सो यहाँ पे हम इसे सिंपल अगर शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि फोर्स की मदद से मैंने क्या किया, किसी भी चीज़ का जो है डिस्टेंस जो है चेंज कर दिया। कैसे? उस चीज़ को पुश या फिर पुल करके, तो इसे ही वर्क कहते हैं। When the object is moved for a large distance, more work is said to be done. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी तक मूव हो जाता है तो कहा जाता है कि वर्क हो चुका है। Then when the object is moved for a smaller distance, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने थोड़ी दूर के लिए जो है मूव किया तो उसको जो है नहीं कहेंगे कि वर्क हो गया है, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को हमने काफ़ी लंबी दूरी तक मूव कर दिया तो इसका मतलब वर्क इज डन। वर्क इज नॉट डन व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वर्क तब नहीं होता है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। पुशिंग और पुलिंग अ लाइट ऑब्जेक्ट नीड्स लेस फोर्स देन अ हेवियर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमने पुश या फिर पुल किया है किसी भी हल्के ऑब्जेक्ट को, उसमें जो है कम फोर्स की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू हेवियर ऑब्जेक्ट। तो हेवी ऑब्जेक्ट को जब भी हमें पुश या फिर पुल करना होता है उसमें जो है हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी टेक द हेल्प ऑफ टूल्स और मशीन्स टू डू वर्क। कई बार हम क्या करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हम टूल्स या फिर मशीन्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, इजीली हो जाए। Such as we use a bottle opener to open the cork of a bottle. तो हम क्या करते हैं, एक बॉटल ओपनर को यूज़ करते हैं बॉटल के कॉर्क को ओपन करने के लिए। A hammer to drive a nail, नेल को निकालने के लिए हम हैमर यूज़ करते हैं। A pair of scissors to cut cloth, क्लोथ को कट करने के लिए हम पेयर ऑफ सिजर्स यूज़ करते हैं, और भी ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। These simple machines are used to do our work faster, और ये जो सिंपल मशीन्स हैं इन्हें यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो काम है काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सके। Any simple device or a tool which helps us to increase the speed of work, make it easier and change the direction of force is called a simple machine. अब सिंपल मशीन क्या होती है, कोई भी एक सिंपल डिवाइस या फिर टूल जिसे हम यूज़ करते हैं, किस लिए, अपने वर्क के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, और जो फोर्स है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ऐसी मशीन को हम सिंपल मशीन कहते हैं। अ पुली एंड इंक्लाइन प्लेन, अ व्हील एंड
axle are some examples of simple machines. So यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं simple machines के. Inclined plane is a sloping surface on which objects can be pushed up. So inclined plane क्या है? ये एक sloping surface है, तो मीन्स ये है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन. तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है? ये एक स्लोपिंग सरफेस है जिस पे जो है ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है नीचे की तरफ. इट चेंजेस वर्टिकल मोशन टू स्लैंट मोशन. ये क्या करता है? वर्टिकल मोशन को स्लैंट मोशन में चेंज करता है. हाउ आर द टू व्हील्स इन द फ्रंट और द बैक of the vehicles connected. So ये जो wheels होते हैं vehicle में, आगे के दो और पीछे के दो, ये आपस में कैसे connected होते हैं? The wheels have a rod between them. उन दोनों wheels के बीच में एक rod होता है जिसके वजह से ये connect होते हैं. Which acts as a connector. और जो कैसे काम करता है? एक connector के रूप में काम करता है. This rod is called the axle. और इस rod को हम axle कहते हैं. Here you can see. The wheel and axle helps in changing the direction of force. और ये जो wheel and axle है ये क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करने में, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है. A pulley also helps in the same way. और जो पुली है ये भी जो है सेम तरीके से हमारी हेल्प करता है. A pulley is a simple machine with a wheel and a rope. जिसमें एक wheel होता है और एक rope होता है. Used to raise, lower and move things. जिसे यूज किया जाता है चीज़ों को उठाने के लिए, नीचे करने के लिए और चीज़ों को मूव करने के लिए. It is used to draw a bucket of water from inside a well. और इस पुली को ही यूज किया जाता है कुएं में से पानी बाहर निकालने के लिए थ्रू बकेट. Levers are used to open lids of tins. So levers को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टिन को ओपन करने के लिए, उनके लिड्स को ओपन करने के लिए. टू कट थिंग्स, चीज़ों को काटने के लिए. लिफ्ट वेट्स, वेट्स को लिफ्ट करने के लिए. सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेवर्स आर सिजर्स, बॉटल ओपनर्स एंड सी सॉज. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन लेवर्स के, जिसमें से आते हैं आपके सिजर्स, बॉटल ओपनर्स और सी सॉज. हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ सी सॉ. Now, what a machine? Machine is any device that helps in doing a certain work with less effort. Next comes wedges. So wedges, do you know what are wedges? So wedge is a simple machine with two slanting surfaces. So wedge क्या है? ये एक normal simple सा machine है जिसके दो slanting surface आपको मिलेंगे and a sharp edge, और एक sharp edge मिलेगा. So this is a wedge. Wedges are used to cut things apart. Wedges को हम कब यूज करते हैं? जब चीज़ों को हमें कट करना होता है. For example, a knife is used to cut vegetables and an axe is used to cut wood. So हम knife का यूज करते हैं किस लिए? वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, और axe को यूज करते हैं wood को कट करने के लिए. Screw is a simple machine which is an inclined plane wound around a straight rod. तो screw को आपने देखा है, screw कैसा होता है? एक जो है straight rod होती है जिसमें जो है इंक्लाइंड प्लेन्स को जो है लगाया जाता है, उसके चारों तरफ घेरे हुए होते हैं. सो स्क्रू क्या है? ये एक सिंपल मशीन है. स्क्रूज हैव अ सिलेंड्रिकल शेप. ये जो स्क्रूज है इनका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होता है विथ अ शार्प एज एंड अ ब्लंट सर्कुलर टॉप, जिनका एक कोना जो है शार्प होता है और दूसरा कैसा होता है? ब्लंट होता है, सर्कुलर होता है. ऊपर से वो ब्लंट और सर्कुलर होता है.
A motorcycle or a tractor is made of 2 or more simple machines. ये जो मोटरसाइकिल है या जो ट्रैक्टर है ये किससे बनता है? ये 2 या उससे ज़्यादा सिंपल मशीन से बनता है and is thus called कॉम्प्लेक्स मशीन्स. तो हमें पता चल गया सिंपल मशीन क्या है, नॉर्मल सिंपल मशीन्स हमें पता चल गई. अब कॉम्प्लेक्स मशीन्स क्या होती हैं? जैसे मोटरसाइकिल है जो बहुत सारे सिंपल मशीन्स को जोड़ के बनी हुई हैं, या फिर एक ट्रैक्टर है जो बहुत सारे सिंपल मशीन्स को जोड़ के बना हुआ है. सो ऐसे मशीन्स इन्हें हम कॉम्प्लेक्स मशीन्स कहते हैं. नेक्स्ट इज एनर्जी. द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी या फिर कैपेसिटी काम को करने की. एनर्जी इज यूज टू डू एवरी टाइप ऑफ वर्क. एनर्जी को यूज किया जाता है हर तरीके का काम करने के लिए. वी नीड एनर्जी टू गेट अप फ्रॉम बेड. हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ताकि हम बेड से उठ सके. टू प्ले, हम खेल सके. टू स्टडी एंड टू गो टू एनी प्लेस, पढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए, इन सब कामों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ताकत मिलती है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है. इट कैन बी ओनली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में सिर्फ चेंज किया जा सकता है. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन. सो हम इसे कह दें चाहे तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, हमारा जो ज़्यादातर जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है? सन से आता है. ग्रीन प्लांट्स कैन ट्रैप द सन्स एनर्जी टू मेक फूड. सो ये जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं? सूरज की जो एनर्जी है उसे वो इकट्ठा करके उससे खाना बनाते हैं. मैन एंड अदर एनिमल्स ईट फूड एंड यूज दिस एनर्जी टू डू वर्क. अब जो हम ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं? हम ह्यूमंस और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? खाने को खाते हैं और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं काम करने के लिए. इवन ऑल मशीन्स नीड एनर्जी. जितनी भी मशीन्स हैं उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है टू डू वर्क को करने के लिए. बट वेयर डू दे डिराइव एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम? उन्हें कहाँ से एनर्जी मिलती है ये काम करने की? अ कार रन्स ऑन पेट्रोल and oil lamp lights up using kerosene oil, and heavy vehicles like tractor and truck run on diesel. So यहाँ पे बताया गया है कि जो कार है उसे एनर्जी मिलती है पेट्रोल से, जिसकी वजह से चलता है. ऑयल लैम्प है वो कैसे जलता है? केरोसिन की मदद से जलता है. और जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रैक्टर हो गया या फिर ट्रक हो गया, ये डीजल पे चलते हैं. Kerosene oil, petrol and diesel provide energy and thus they are called fuels. So ये जो चीज़ें हैं जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं इन सब इक्विपमेंट्स को, और इसीलिए इन सब को हम फ्यूल कहते हैं. All the machines we use at home like television, refrigerator, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा यूज इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी चीज़ें हम घर पे यूज़ करते हैं, चाहे हम टीवी यूज़ कर रहे हो, चाहे फ्रिज यूज़ कर रहे हो, चाहे हम एसी यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलने के लिए. विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन इटसेल्फ. ये क्या है? ये एक तरीके का एनर्जी है खुद में. नेक्स्ट कम्स forms of energy. So there are many forms of energy. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. It can be changed from one form to the other. इसे जो है हम एक फॉर्म से दूसरे में आराम से चेंज कर सकते हैं. The various forms of energy are as follows. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में. तो पहला आता है विंड एनर्जी. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. विंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. विंड क्या है? ये एक सोर्स है एनर्जी का. विंड मिल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट प्लेसेस वेयर विंड्स ब्लो वेरी फास्ट.
तो विंड मिल्स हम कहाँ लगा सकते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ पे विंड बहुत तेजी से चलता है। एंड इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज लाइक मूविंग टर्बाइंस। और ये जो विंड है वो किस काम आता है? वो टर्बाइन को मूव करने के काम आता है। विच इन टर्न जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। पंपिंग आउट वाटर एंड रनिंग अ व्हीट ग्राइंडिंग मशीन। सो वाटर पंप करने का काम करता है और व्हीट को ग्राइंड करने वाली मशीन को चलाने के काम में भी ये एनर्जी आती है। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ विंड मिल। नेक्स्ट कम्स hydroelectricity. The electricity generated by moving water is called hydroelectricity. So वो इलेक्ट्रिसिटी जो चलते हुए पानी से जनरेट होती है उसे हम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। This is generated by rotating turbines by water falling from a height. So ये कैसे जनरेट होती है? जब भी पानी जो ऊपर डैम से जो है बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ आता है तो नीचे जो टरबाइन है वो क्या करने लगते हैं? घूमने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डैम। Now let's move on to the next topic, which is atomic energy. An atom is the smallest particle of matter. Atom क्या है? ये सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का। Atomic energy comes from the splitting of an atom. ये जो atomic energy कहाँ से आता है? एटम के split होने से आता है। Atomic energy is used for peaceful purposes. और ये जो atomic energy है इसे यूज़ किया जाता है पीसफुल पर्पसेस के लिए, लाइक मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी बनाना। सो ये एक पर्पस है जिसके लिए एटॉमिक एनर्जी को यूज़ किया जाता है। बट इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर मेकिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स लाइक द एटम बॉम्ब। लेकिन इस एटॉमिक एनर्जी को जो है आज जो है इस काम में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में तो कम यूज़ किया जा रहा है, इसकी जगह पे इसे यूज़ किया जा रहा है डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने के लिए, जैसे कि एटम बॉम्ब। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। It can be converted into other forms of energy with the help of many devices. और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म्स में, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स में जो है हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस से। फॉर एग्जाम्पल अ ट्यूबलाइट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब ट्यूबलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। A rotating fan converts electrical energy into mechanical energy. अब एक रोटेटिंग फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं जिससे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म्स में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट कम्स लाइट एनर्जी। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी। सो लाइट क्या है? ये काइंड ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। It is only light due to which we are able to see, and if light had not been there, we would never have been able to see anything. So light ही है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, और अगर ये लाइट ही नहीं होती तो शायद हम ना देख पाते, चीज़ें आसपास की हमें दिखाई ना देती। Now let's move on to Hart's question. So here the first question is, name the kind of energy that changes from one form to another. So this you have to do yourself. Next, it is not easy to unscrew the lid of a jar with wet and soapy hands. Explain why. अगर हमने हाथों में हमारे साबुन लगा और हम जो किसी जार को या लिड को खोलने की कोशिश करें तो क्या हम उसे खोल पाते हैं? नहीं। तो आपको बताना है ऐसा क्यों है। Let's move on to alphabet. So Benjamin Thompson, who was born in 1753 to 1814, known in Europe as Count Rumford, उन्हें जो यूरोप में काउंट रमफोर्ड के नाम से जाना जाता था, was the first person to show that heat is a form of energy. ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। And here we are going to start with heat energy. So heat is the most common form of energy we experience. Heat क्या है?
सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है एनर्जी का जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। वी कुक फूड विथ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की मदद से ही हम खाना बनाते हैं। विच वी ऑब्टेन बाय बर्निंग, जो हमें जो है चीज़ों को बर्न करके मिलता है। इवन द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड टू गिव अस हीट एनर्जी, और जो भी हम खाना खाते हैं वो पचाया जाता है ताकि हमें हीट एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट कम्स सोलर एनर्जी। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें सन के द्वारा मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। कुकिंग फूड, बॉइलिंग वाटर एक्सेट्रा, तो ये कुछ काम है जो हम सोलर एनर्जी से कर सकते हैं। सन गिव्स अस लाइट एनर्जी ड्यू टू विच वी सी एंड हीट एनर्जी टू कीप अस वार्म। सन क्या करता है, हमें लाइट एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, और हीट एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम अपने आप को गर्म रख पाते हैं। वी कैन कुक आवर फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इन आ सोलर कुकर। हम अपना खाना भी बना सकते हैं किसकी मदद से, सोलर एनर्जी की वजह से, और ये खाना हम बना सकते हैं सोलर कुकर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर पैनल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट। Sunlight reaches the earth in approximately 8 minutes from 93 million miles away at the rate of 1,86,282 miles per second. So you can see how much wide is this calculation. Next comes chemical energy. The energy related to the structural arrangement of atoms or molecules is called chemical energy. So chemical energy क्या है, ये एनर्जी जो है रिलेट करती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से। The food we eat gives chemical energy to us and all the animals. जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें क्या देता है, केमिकल एनर्जी देता है हमें और सारे एनिमल्स को। नेक्स्ट कम्स मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion. तो ये क्या है, ये एक तरीके की एनर्जी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है जब वो मोशन में होता है और पोजीशन या फिर पोजीशन में हो। A car parked in a driveway, an aeroplane soaring through the sky, etc. are the examples of mechanical energy. तो ये कुछ examples हैं mechanical energy के, and here you can see the pictures also. Now let's move on to checkpoint. Here fill in the blanks by choosing the correct option. यहाँ पे कुछ options दिए गए हैं, उन्हें देखना है और हमें blanks को fill करना है. So here the first question is energy is the ability to do work. Second, sun, wind and water are some common sources of energy. Third one, we get solar energy in the form of heat and light. Fourth one, wind energy can turn windmills. And the fifth one is the energy we get from moving water is called hydroelectricity. So these are the answers that you have to write. Now let's move on to sound energy. So sound produced by anything is a kind of energy which helps us to hear. So sound किसी भी चीज़ के द्वारा अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो वो क्या करता है, वो एक तरीके की एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प करती है। The sound is produced on ringing a bell or an explosion. और ये जो साउंड है ये प्रोड्यूस होता है बेल के रिंग होने में या फिर किसी तरीके के एक्सप्लोजन में। नेक्स्ट कम्स मैग्नेटिक एनर्जी। The energy of attraction or repulsion in a magnet or a magnetic material is called its magnetic energy. So magnetic energy क्या है, ये एक एनर्जी है जो क्रिएट होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से या फिर मैग्नेट के अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन से। तो इस एनर्जी को हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। It helps us to produce a sound in speakers, producing electricity etc. So speakers में साउंड क्रिएट करने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी मैग्नेटिक एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स like coal, petroleum and natural gas
are also good sources of energy. So यहाँ पे ये जो fossil fuels लिखे गए हैं ये काफ़ी अच्छे सोर्स हैं एनर्जी के. कुकिंग गैस एंड वुड आर सम अदर फ्यूल्स. अब कुकिंग गैस और जो वुड मीन्स लकड़ी है ये भी क्या है, कुछ अदर सोर्सेज हैं फ्यूल के. दीज फ्यूल्स हैव एनर्जी स्टोर्ड इन देम. और ये जो फ्यूल्स है इनमें क्या होती है, एनर्जी है जो इनमें स्टोर है. दिस एनर्जी कैन बी रिलीज बाई बर्निंग फ्यूल्स. और ये जो एनर्जी है कैसे रिलीज होती है, फ्यूल्स को बर्न करके. कोल इज मोस्टली यूज टू जनरेट हीट. और कोल को जो है ज़्यादातर जो है हम यूज़ करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए. वी ऑब्टेन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड नेचुरल गैस फ्रॉम पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू रन व्हीकल्स. पेट्रोल और डीजल को यूज़ किया जाता है व्हीकल्स को रन करने के लिए. केरोसिन एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो यूज टू गेट लाइट एंड हीट. और केरोसिन और नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है लाइट और हीट पाने के लिए. ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज. और आजकल बहुत ज़्यादा बड़े क्वांटिटी में इन फ्यूल्स को यूज़ किया जा रहा है. ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इट इज़ बिलीव दैट दे विल नॉट लास्ट लॉन्ग. ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसलिए ये जो है काफ़ी लंबा नहीं चलेंगे, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे. Hence it is very important that we should use fuels wisely and conserve energy in every possible way. So ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन फ्यूल्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यूज़ करें और हो सके तो इसे कंजर्व करें. जो भी हम तरीका अपना सकते हैं उस सारे के तरीक़ों से इसे कंजर्व करने की कोशिश करें. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पेट्रोल पंप. Now let's move on to keywords. So force, push or pull acting on an object is called force. Gravity, the force that pulls objects downwards toward the center of the earth is called gravity. Friction, the force that resists movement of a body is called friction. Energy, the ability to do work is called energy. Solar energy, the energy we get from the sun is called solar energy. Next, summing up, a push or pull acting on an object is called force. Machines make our work easier. The ability to do work is called energy. Energy exists in various forms: heat, light, sound, electrical, mechanical and chemical. Some sources of energy are the sun, wind and water. Now let's move on to exercises. Here A exercise is darken the correct circle in given OMR sheet. So here the first question is force applied causes a stationary body to move in the direction of energy, force, work or molecules. So the correct answer is force. Now second one, the blowing wind causes the leaves of trees to rustle, ring, shake or blow. So the correct answer is rustle. Third one is the ability or capacity to do work is called force, work, energy or hydroelectricity. So the correct answer is energy. Fourth one, the energy generated by moving water is called light energy, solar energy, hydroelectricity or atomic energy. So the correct answer is hydroelectricity. Fifth question, molecules are made up of further smaller particles called atoms, units, parts or none of these. The correct answer is atoms. Now let's move on to B exercise, which is write T for true and F for false. So the first question over here is force is of different types and has same effects. This is false. Second, the force required to do a manual work is called muscular force. True. Third, gravitational force pulls the objects towards the center. True. Fourth,
work is not done when there is no movement of an object. True. Fifth, machines do not need energy to do work. This is false. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to C part, which is fill in the blanks with the correct words. So here the first one is, we can move an object by applying force. Second, friction will be less on a rough surface. Third, machines make our life easy. Fourth, energy is the ability to do work. Fifth, the energy of the sun is called solar energy. Next, D part, give any two examples for each of the following. First one, types of force. Muscular, mechanical, you can write any yourself. Second one, forms of energy, wind energy and solar energy. Third one, simple machines, knife, screw. Fourth one, complex machines, motorcycle, tractor. So these are the answers. Similarly, you have to write the answers to the rest of the questions. So children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.